हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट 2 जो है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज हम ये शुरू कर रहे हैं। हमारी क्लास 1 रहेगी। इससे पहले मैंने आपको इसका सिलेबस बताया था। आज की क्लास में इसका सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ोगे तो सब ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक्स मैं वही बताऊंगी। मैंने सिलेबस में तो आपको सारा ही बता दिया था कि सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हम उन्हीं को ही कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब समय बहुत कम है, रिविजन भी हमको करना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमको करने हैं, तो जल्दी जल्दी से हम यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो जिसको पीडीएफ चाहिए रहेगा वो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, और इससे पहले हमने जो क्लासेस लगाई हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट को चेक कर सकता है, प्लेलिस्ट दे सकता है, प्रीवियस क्लासेस को देख सकता है जिसमें हमने कवर करवा दी है यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 7, 8 एंड यूनिट 10। 6 यूनिट्स हमारी अब कंप्लीट हो गई है। 7th यूनिट की ओर अब हम चल रहे हैं, जो है आपकी यूनिट 2 हम करवा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म सबने फिल कर लिया होगा, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 7 मई है। मे बी उससे पहले पहले ही आप इसको भर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो देखिए, आज का आपका टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को बोलते हैं लेखांकन। अब लेखांकन का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग है क्या। तो जब आपका लेटेस्ट जो है मॉडर्नाइजेशन टाइम नहीं था, मॉडर्न टाइम आपका नहीं था, तो ट्रेडिशनल टाइम में जब पहले के टाइम में जो भी ट्रांजैक्शन करी जाती थी, मतलब कि जितने भी बिजनेस किए जाते थे उसमें ट्रांजैक्शन किए जाते थे, उसको मैनुअली रिकॉर्ड रखा जाता था, या आप अपने दिमाग में ही याद रखते थे, पुस्तकों में नहीं लिखते थे, या फिर आप ऐसे ही याद रखते थे उन सब चीज़ों को। लेकिन एक इंसान की मेमोरी इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस में आपको दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं, उनको एक व्यक्ति जो है वो पूरा याद नहीं रख सकता है, ठीक है। अब वो उसमें भूल जाते थे। इसके लिए धीरे 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 आपकी अकाउंटिंग का काम शुरू हुआ, मैनुअली रिकॉर्ड रखा जाने लगा, फिर आपकी स्टेटमेंट्स बननी शुरू हुई, धीरे धीरे बुक कीपिंग आपकी बननी शुरू हुई। तो इस तरह से आपकी अकाउंटिंग का निर्माण हुआ, अकाउंटिंग आपकी बनी। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके बीच में रिकॉर्ड रखा जाता है, समराइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है एंड रिपोर्ट किया जाता है। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो भी एक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, उन सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, समराइज किया जाएगा, एनालिसिंग किया जाएगा एंड उनकी रिपोर्टिंग की जाएगी। ये सब काम आपके अकाउंटिंग के अंदर होता है, अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है इनकम को ट्रैक करने में कि एक बिजनेस के अंदर कितनी इनकम आ रही है, कितनी इनकम जा रही है, कितना एक्सपेंसेस एक बिजनेस के अंदर हो रहा है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इक्विटी कैसी है, और ये आपके बिजनेस को एक क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटिटी। जो आपका अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग आपके बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लियर पिक्चर दिखाता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आपकी एक एंटिटी की। एंटिटी आपका क्या है यहाँ पर? बिजनेस है या आपकी कंपनी है। बिजनेस या कंपनी जो भी आपका है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है एक सर्टेन टाइम के अंदर, उसकी एसेट कैसी है, लाइबिलिटी कैसी है, इक्विटी की कंडीशन कैसी है, तो उसकी एक क्लियर पिक्चर आपको जो है प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब आपका किस में आएगा? अकाउंटिंग के अंदर आएगा। कि मतलब आपको बेसिकली याद इसमें रखना है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाएगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने के लिए समरी करना है, रिपोर्ट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, ये सब जितना भी प्रोसेस होता है, ये सब काम आपका अकाउंटिंग के अंदर किया जाएगा, लेखांकन के अंदर किया जाएगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग इज हाउ बिजनेसेस कीप स्कोर, इट हाउ दे नो इफ दे आर मार्किंग मनी और लूजिंग इट। सो इसके अंदर इन सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो अकाउंटिंग क्या है एक बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए अकाउंटिंग ये है कि ये देखता है कि क्या बिजनेस एक सर्टेन टाइम के अंदर मनी बना रहा है, मेकिंग कर रहा है मनी की, या इसको लूज कर रहा है, तो उसी का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसी को रिकॉर्ड रखने की प्रोसेस है, एक ट्रांजैक्शन को ये फॉलो करता है। ये देखता है कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर आपको कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, आई है, गई है, इनकम किस तरह की है, तो उन सबको रिकॉर्डिंग करने का काम आपका अकाउंटिंग का होता है। सो ये आपका अकाउंटिंग है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो फर्स्ट वन आपके पास आता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। अब अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो भी आपका अकाउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के अंदर की जाएगी, उन सब
ट्रांजैक्शन को जो आपका अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग में उन सबको रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि कब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये हो गया सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस के अंदर इनकम आई है, इनकम गई है, एसेट आई है, लाइबिलिटी कोई पे करी गई है, उन सबको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि पता चल सके कि कब कितना पैसा आया, कब कितना पैसा गया। छोटे से बड़े ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सिस्टमैटिक वे में आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद आपके पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड किया जाता है बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि एसेट्स के अंदर, लाइबिलिटीज के अंदर, इनकम के अंदर, एक्सपेंसेस, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप बिजनेस के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको, क्लासिफाइड कर सको हर तरह से, कहाँ से आपको इनकम आ रही है, कहाँ को आपकी पैसा मनी का फ्लो आपका हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनकम हो रहे हैं, लाइबिलिटी है, एसेट्स है। बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इनको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है समराइजेशन। उसके बाद सारांशित किया जाता है। जो भी आपकी क्लासिफिकेशन आपने कर ली, अब उस डेटा को समराइज किया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसको समराइज किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इसके बाद जो आपके पास डेटा होगा उस डेटा को इंटरप्रेट किया जाएगा ताकि उस डेटा के अकॉर्डिंगली आप बिजनेस के अंदर डिसीजन ले सको। जो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो बिजनेस के अंदर अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें डिसीजन को ले सकें। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है इंसाइट इनटू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, हेल्पिंग स्टेक होल्डर मेक इनफॉर्मल डिसीजन। जो भी आपको करने हैं उन डिसीजन को लेने के लिए आपको हेल्प करता है। कम्युनिकेशन। अब जो आपका अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग की वजह से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कौन यूज करता है? जो बिजनेस के स्टेक होल्डर होते हैं। अब स्टेक होल्डर क्या होता है? हितधारक होते हैं। कौन कौन से? जैसा आपका मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर है एंड रेगुलेटर है। यही कम्युनिकेशन करेंगे आपस में अकॉर्डिंग टू कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस तरह की रही है, जो आपने समरी करी है, जो आपने एनालिसिस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद आपके पास आता है मॉनेटरी मेजरमेंट। अब इसमें ये आपको याद रखने वाली चीज है कि इसमें केवल और केवल मॉनेटरी मेजरमेंट ही किया जाएगा। मतलब क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन आपने मनी में की है केवल उन्हीं को रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बियॉन्ड अगर कोई और आपने ट्रांजैक्शन करी है जो मनी में नहीं की है उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फैक्ट। अब अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि मुंह से आपने बोल दिया, कुछ मैन्युअली ओपिनियन, आपके पर्सनली ओपिनियन आपके कुछ हो गए तो उसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसीडर उन्हीं चीज़ों को किया जाता है जो आपकी एविडेंस हो, जिसका कुछ फैक्ट हो, तथ्यपूर्ण वो चीज़ें हैं, उन्हीं को ही इसके अंदर जो है वो लिया जाएगा। हिस्टोरिकल नेचर। अब हिस्टोरिकल नेचर का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फोकस करती है पास्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब जो भी आपकी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग आप करते हो वो आपकी पास्ट ट्रांजैक्शन किस तरह की हुई हैं, कितनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही ये बिहेव करते हैं। सो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आप देखते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। कुछ आपके पास अकाउंटिंग की ब्रांचेस आती हैं जिसमें फर्स्ट वन आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो उसके नाम से ही पता चलता है जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उन सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। रिपोर्टिंग करने का काम आपका कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इनकी की जाती है। इसकी आउटपुट, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करने से आपकी आउटपुट क्या निकल कर आएगी? तो आपकी आउटपुट इसमें होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप इसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो, जो है आपकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट बनाते हो। अब इसको यूज कौन करता है? यूजर्स कौन है इसके? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेनिफिट किसको होता है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर है, जैसे क्रेडिटर है, रेगुलेटर है, आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, वो इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करते हैं बिजनेस के अंदर। सो ये था आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड वन आपके पास आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मार्जिनल अकाउंटिंग, जिसको आप मैनेजरियल अकाउंटिंग भी बोलते हो, मैनेजरियल। ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है आपका, ये फोकस करता है कि जो आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना है ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सको, आप निर्णय ले सको बिजनेस के अंदर। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। तो मैनेजर्स जो आपके हैं बिजनेस के अंदर, उन्हीं के ऊपर फोकस किया गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना जो बिजनेस के अंदर
डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। अब इसकी आउटपुट निकल कर क्या आती है, इसके बेसिस के ऊपर बजट बनाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, कॉस्ट को एनालिसिस किया जाता है कि कितनी आपकी कॉस्ट आई है। यूजर्स कौन है, इंटरनल मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, दो ये इसको यूज करते हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी होती है। उसके बाद आपके पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है लागत लेखांकन। अब ये फोकस करता है आपका कि एक सर्टेन टाइम के अंदर जो भी आपकी प्रोडक्शन हुई है उस प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट को कंट्रोल करना है एंड रिड्यूस करना है कॉस्ट को, ठीक है, कॉस्ट को कम से कम करना है एंड एनालिसिस करती है ये प्रोडक्शन को, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। इसकी आउटपुट क्या निकल कर आती है कि कॉस्ट शीट या बना सकते हो, वेरिएंस एनालिसिस आप इसके माध्यम से कर सकते हो। यूजर्स कौन है इसके, मैनेजमेंट। उसके बाद आपके पास आता है टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग है आपके पास जो प्रिपेयर करती है टैक्स रिटर्न को एंड प्लानिंग करती है फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशन, अगर आपके कोई है फ्यूचर में आपको टैक्स की दायित्व कुछ आपके हैं तो उन सबको ये देखती है, इसका ये फोकस होता है। आउटपुट क्या होता है इसका, टैक्स फाइलिंग ये करती है, स्ट्रेटजीज बनाती है अकॉर्डिंग टू टैक्स की किस तरह से टैक्स को कम किया जा सके या उस टैक्स के पैसे को आप बचा सको। यूजर्स कौन है, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, बिजनेसेस इसको यूज करते हैं, इंडिविजुअल इसको यूज कर सकते हैं ताकि टैक्स अथॉरिटी से डील किया जा सके, तो इसका ये टैक्स अकाउंटिंग में यूज किया जाएगा। ये थी इसकी कुछ ब्रांचेस। अब देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ ये है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप जो क्या बोल सकते हो, गैप भी बोल सकते हो, जो है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो है वो क्या बोला जा सकता है, तो इसको बोला जा सकता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोला जाता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपका बिजनेस होता है और जो आपकी ओनरशिप होती है वो दोनों सेपरेट होते हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं लिया जाता है। बिजनेस का अस्तित्व एक अलग होता है, आपका जो ओनरशिप होता है उसका अस्तित्व अलग होता है, इनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, उसके ओनर से अलग ट्रीट किया जाएगा एक बिजनेस को, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की अपनी कॉमन शील होती है, बिजनेस का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ओनर का अलग होता है, तो बिजनेस को एंड ओनर को अलग रखा जाता है। जब भी कोई केस किसी कंपनी के ऊपर फाइल किया जाता है तो उस कंपनी के नाम से वो फाइल किया जाएगा, है ना कि ओनर के नाम से वो फाइल किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स होता है। पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस मस्ट बी केप्ट सेपरेट। पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंसेस जो होते हैं उन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। कंपनी की जो फाइनेंस होगा वो अलग होगा, ओनर का जो फाइनेंस होगा वो अलग होगा। इस तरह से इसमें किस तरह का प्रिंसिपल होता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इसमें लिया जाता है। दूसरा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी मनी में होती है केवल उन्हीं को ही मेजर किया जाएगा, उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी तरह की और कोई ट्रांजैक्शन होती है मैनुअली अगर आप कर रहे हो जिसमें कैश को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, मनी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तो उन सब ट्रांजैक्शन को ना तो रिकॉर्ड किया जाएगा ना ही उनका कुछ मेजरमेंट आगे किया जाएगा। उसके बाद आता है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, एसेट्स को ओरिजिनल परचेज कॉस्ट को आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट नॉट करंट मार्केट वैल्यू। मतलब कि जैसे जो आपने एसेट है, एसेट मान लीजिए आपने कोई परचेज करी है 2015 में, 2015 में जो उसकी वैल्यू थी वही उसकी वैल्यू आज होगी, ना कि वो होगी जो आपकी करंट प्राइस में करंट वैल्यू उसकी है। तो इस तरह से आप जो है इसको लोगे। उसके बाद गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी आपका बिजनेस को चला हुआ माना जाएगा कि गोइंग कंसर्न, बिजनेस आपका रुका नहीं है, डिसॉल्व नहीं हुआ है, वो चला हुआ है, ना ही वो डिस्क्लोज हुआ है। इसमें ये मानकर चला जाता है, ये एज्यूम किया जाता है जो बिजनेस है वो आपका कंटिन्यू चला है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इसमें जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। बेसिकली आपकी ईयरली होती है, जो आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। लेकिन इसको आप ईयरली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को देखते हो। उसके बाद अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि उपार्जित
सिद्धांत, जो आपकी इनकम जनरेट हुई है, जो आपकी इनकम अक्रूड हुई है, जो आपकी इनकम उपार्जित हुई है, केवल उसी को ही लिया जाएगा, ऐसी इनकम को नहीं लिया जाएगा जो अभी उपार्जित ही नहीं हुई है, जो अभी आई ही नहीं है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब आपकी इनकम अर्न होगी, आप उसको कमाओगे, तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें किस तरह का प्रिंसिपल चलता है? अक्रूवल प्रिंसिपल। सो ये थे आपके पास, उसके बाद आपके पास ये थे आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है और यही सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े, अब इनकी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब होता है सापेक्ष। जो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो सापेक्ष होते हैं। द प्रिंसिपल शुड हेल्प, तो सापेक्ष होते हैं तो ये क्या करते हैं? प्रिंसिपल शुड हेल्प यूजर्स मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन। आप प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर प्रिंसिपल की हेल्प से फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो, ये इसका मतलब हुआ। रिलायबिलिटी, अब इनकी कुछ रिलायबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है, ठीक है, प्रिंसिपल्स की। तो इंफॉर्मेशन ड्रिवन फ्रॉम द प्रिंसिपल, जो भी आप इंफॉर्मेशन जो है इन प्रिंसिपल से लोगे वो मस्ट बी कैसी होती है? एक्यूरेट होती है, वेरीफाइएबल होती है, ट्रस्ट वर्दी वो होती है, रिलायबिलिटी इनकी इतनी होती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल मस्ट बी अप्लाइड द सेम वे अक्रॉस पीरियड टू अलाउ मीनिंगफुल कंपैरिजन। आप इसके बेसिस के ऊपर जो आपकी अदर बिजनेसेस हैं उनके साथ कंसिस्टेंसी से आप इनके साथ कंपैरिजन, मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकते हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, users are financial information should be able to easily comprehend the principle and the report generated from them। तो आप अंडरस्टैंडेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, ये देखते हैं कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, इजीली कॉम्प्रीहेंड करते हैं, जनरेट करते हैं उनसे रिपोर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद आता है कंपैरेबिलिटी। अब कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कि इन प्रिंसिपल की वजह से आप क्या कर सकते हो? एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि किस बिजनेस का किस तरह का जो है वो फाइनेंशियल ईयर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आपके पास आता है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स होता है अभिधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स इसको आप बोल सकते हो। तो ये वही है जो आपने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े, ये प्रिंसिपल ही हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी पोस्टुलेट, तो किस तरह की अवधारणा है? इस तरह की अवधारणा आपकी ली जाती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कि बिजनेस एंटिटी है, ओनर एंड आपका जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट है। गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट है कि बिजनेस चला हुआ माना जाएगा। मॉनेटरी यूनिट पोस्टुलेट है कि जो भी आपकी यूनिट है जो मनी में आपकी इनकर्ड हुई है, ठीक है, उन्हीं को ही आप मेजर करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, जब आपने कोई भी परचेजिंग की हुई होती है उसी टाइम को आप जो है वो उसी टाइम की मनी को आप उसमें कंसीडर करोगे, ना कि जो प्रेजेंट वैल्यू मार्केट में चली है उसको कंसीडर किया जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन अर्न्ड, वही कि जब भी आप रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब वो इनकर्ड हुआ होगा, जब आप उसको अर्न करोगे, ना कि जब आपको कैश रिसीव हो। कैश आपको रिसीव हो गया तब नहीं, जब आपने उसको कमाया है तभी आप उसको इनकर्ड करोगे। मैचिंग प्रिंसिपल है, आप इसके बेसिस के ऊपर जो है वो जनरेट कर सकते हो। सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप देख सकते हो कि सेम अकाउंटिंग पीरियड में कहाँ से कितनी जनरेट आपको रेवेन्यू हुआ है, मैच कर सकते हो। फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल है, ऑल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फुली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर जितनी भी आपके ट्रांजैक्शन हुई है उन सब ट्रांजैक्शन को आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर बताया जाए। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव वेरीफाइएबल एविडेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, जितने भी रिकॉर्डिंग आप करते हो, जितने भी रिकॉर्ड्स आप इसमें रखते हो वो आपके वेरीफाइएबल होने चाहिए, एविडेंस के अकॉर्डिंग होते हैं और ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग होते हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब होता है द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ओवर टाइम फॉर एक्यूरेसी एंड कंपैरेबिलिटी के लिए सेम आपका जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ताकि आप एक्यूरेसी को देख सको, कंपैरेटिबिलिटी को देख सको, प्रीवियस ईयर में आपको कितना, प्रीवियस ईयर में कहाँ से कितना रेवेन्यू हुआ था, प्रेजेंट टाइम में कैसा, तो कंपैरिजन करने के लिए कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपका यहाँ पे लगेगा। नाउ यू हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, जिसके बीच में आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कैपेक्स भी बोल सकते हो। कैप का मतलब हो गया कैपिटल, एक्स का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो एक कैपिटल जब भी आपकी आ जाएगी तो कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल का मतलब हो जाएगा लॉन्ग टर्म एसेट से। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? व्यय, खर्चे।
एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चे, जो भी आपने पूंजीगत खर्चे किए हैं या लॉन्ग टर्म में जितने भी खर्चे किए जाते हैं उन सबको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो, पूंजीगत व्यय। दीज आर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू acquire or improve long term asset that benefit the business for many years। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, एक्वायर होते हैं, जो इंप्रूव करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को। मतलब कि आपने कुछ ऐसे खर्चे किए हैं बिजनेस के अंदर जो खर्चे आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, वो खर्चे जो आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म एसेट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको आप बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनका पर्पस क्या होता है? टू एक्वायर और अपग्रेड फिक्स्ड एसेट, एक्वायर करना, अर्न करना और अपग्रेड करना फिक्स्ड एसेट को, ये इसका पर्पस होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल से रिलेटेड होगा, लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो परचेज ऑफ लैंड, जब आपने लैंड को परचेज किया, बिल्डिंग बनाई, मशीनरी बनाई, तो ये सब कैसी है? ये सब आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है, ये आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दिलाएंगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करवाएंगी। अगर आप मशीनरी को परचेज करते हो, उससे आप प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे और वहां से आपको प्रॉफिट अर्न होगा। बिल्डिंग से आप बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग से आपको प्रॉफिट होगा। परचेज करते हो लैंड को, तो उसी के ऊपर कुछ ना कुछ करोगे तो वहां से भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस जब भी किए जाते हैं या कैपिटल एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो ये आपके लिए बिजनेस के लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट, ठीक है, मेजर रेनोवेशन और इंप्रूवमेंट अगर आपने कोई करवाई हो, इस एग्जांपल है, इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, लेकिन ये बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म एसेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बेनिफिट क्या है? लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा आपको बेनिफिट दिलाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है इसकी? शोज एज एसेट इन द बैलेंस शीट एंड डेप्रिसिएशन ओवर टाइम, इसको एसेट साइज दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में एंड इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है। देखिए, जो भी फिक्स्ड एसेट आपकी होगी ना, फिक्स्ड एसेट के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन लगती ही है, क्योंकि ओवर द टाइम उसकी जो है कीमत कम होती जाती है और डेप्रिशिएट वो होती है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगती है एंड उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड ट्रीट किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को। उसके बाद आपके पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, REV आपका रेवेन्यू हो गया, EX आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये कैसे एक्सपेंसेस आपके होते हैं? जो डे टू डे रनिंग, बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे, जैसे आपके वर्किंग कैपिटल होती है उसी की तरह होते हैं, बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं, छोटे मोटे खर्चे किए जाते हैं, जिसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस को प्रॉफिट या बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होते हैं। दीज आर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग, जो हमने पढ़ा। पर्पस क्या है इसका? टू मेंटेन एग्जिस्टिंग एसेट और ऑपरेट द बिजनेस, मेंटेन करना है एग्जिस्टिंग एसेट को, ठीक है, और ऑपरेट करना है बिजनेस को, ये इसका पर्पस है। बिजनेस को चलाए रखना है, अगर कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है तो वो करना है, ऑपरेट करना है बिजनेस को। फॉर एग्जांपल, सैलरी आप पे करते हो, वेजेस पे करते हो, रेंट, यूटिलिटीज, रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस सप्लाईज, कुछ ये सब काम आते हैं। ये सब आपके किस में आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। बेनिफिट क्या है? शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएगी? इसको शो किया जाएगा एक्सपेंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट पे। कहां पर? एक्सपेंसेस साइड इसको शो किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट पे, जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। क्विक टिप फॉर रिमाइंडर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए वो कॉस्ट होती है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कैपिटल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, रेवेन्यू आपका बिजनेस को चलाने के लिए आपकी कॉस्ट हो गई। उसके बाद आपके पास आता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा, खर्चे पढ़े जो आपके हुए लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको प्राप्तियां क्या हुई है। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्तियां, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्तियां जो आपको हुई है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। तो कैपिटल रिसिप्ट आपकी क्या होती है? These are non-recurring inflow of money that either create a liability or reduce an asset, जो आपके बिजनेस के लिए लाइबिलिटी को जनरेट करती हैं और रिड्यूस करती हैं आपकी एसेट को, जो आपकी प्राप्तियां होती हैं, इनफ्लो है मनी का ये। दे आर नॉट अर्न थ्रू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से, जिसको आप अर्न नहीं कर सकते हो। आपको कुछ बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनफ्लो हो कैश का। जैसे आपने लोन लिया,
मान लीजिए लोन लिया, मतलब आप जब नॉर्मल बिजनेस करते हो, डेली आप बिजनेस करते हो, उससे आप इसको अर्न नहीं कर सकते हो। जब आप कुछ बिजनेस से हटके कुछ करते हो, अब नॉर्मल कुछ चीज आप बिजनेस के अंदर करते हो, उससे आपको कोई इनकम अर्न होती है, उसको आप कैपिटल रिसिप्ट बोलते हो। जैसे लोन लिया आपने, लोन लेने से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में कैश इनफ्लो होता है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस में तो आपको नहीं हुआ। उसके बाद आपको होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए आपने कोई फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया, लैंड या मशीनरी को सेल करते उससे आपको इनकम हुई। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर शेयर होल्डर, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट की ओनर ने या शेयर होल्डर ने, तब आपको कोई इनकम हुई। गवर्नमेंट को ग्रांट मिली है आपको कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां से जब ये इनकम होती है तो इससे जो आपको प्राप्तियां होती है, इनफ्लो होता है मनी का, इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है और एसेट आपकी रिड्यूस होती है। ये इस तरह की रिसिप्टें होती हैं जिससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जब भी आप लोन लोगे आपको उसको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। फिक्स्ड एसेट को अगर आपने सेल कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको वो परचेज करनी पड़ेगी। ओनर ने या शेयर होल्डर ने अपना कंट्रीब्यूट किया तो उनका शेयर जो है बिजनेस के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नेचर क्या होता है, नॉन रिक्यूरिंग होती है, लॉन्ग टर्म होती है। एंड इफेक्ट क्या पड़ता है इसका, अफेक्ट द बैलेंस शीट, इधर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट। या तो ये इंक्रीज कर देंगे लाइबिलिटी को, ये रिड्यूस करती है एसेट को। नॉन इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बाद आपके पास आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। These are requiring incomes earned through the normal course of business। ऐसी इनकम जो आपको नॉर्मली बिजनेस से प्राप्त होती हैं, जैसे नॉर्मली जो आपको प्राप्त हो जाएंगी, जैसे सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से आपको नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट को आपने रिसीव किया, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां से आपको इन्वेस्टमेंट हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और शॉर्ट ही मात्रा में ये होता है। रेंट रिसीव किया, कमीशन इनकम आपको कोई हुई है, तो ये सब आपकी कैसी आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। नेचर कैसा है, रिक्वायरिंग है, प्राप्त हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है। एंड इफेक्ट कैसा है, अफेक्ट द इनकम स्टेटमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। यूज किसके लिए किया जाता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए। इसके अंदर समरी देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, नॉन रेगुलर इनफ्लोज, तो रेगुलरली आपको ये इनकम नहीं होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट आपको रेगुलर अर्निंग होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वित्तीय स्टेटमेंट्स, मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो एक सर्टेन टाइम के अंदर आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को बताती है। तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स दैट शो द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो जो एक ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, एक औपचारिक रिकॉर्ड होते हैं, फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपके बिजनेस की पोजीशन को एक सर्टेन टाइम के अंदर बताते हैं कि एक बिजनेस की, आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी किस तरह की है बिजनेस की। दे हेल्प स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर हित रखते हैं, लाइक इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, मैनेजमेंट है। इनको ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करते हैं। तो उसको आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, समझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको आप रिकॉर्ड रखते हो ताकि बिजनेस की और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, पे करनी है, आनी है, रिसिप्ट होनी है, एक्सपेंस होना है, किस तरह का है, तो उसको आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर इज अ 4 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास होती हैं, जिसके अंदर आता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इसका पर्पस क्या होता है, शोज रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट और लॉस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक सर्टेन पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपको बताना है रेवेन्यू हुआ है, एक्सपेंसेस हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है ओवर द पीरियड। ये इसका पर्पस होता है इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस से ही आप इसको देख सकते हो, यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाएगा। एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ है, एक्सपेंसेस खर्चे आपके हुए हैं। तो ये इसका पर्पस होता है। की एलिमेंट इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और लॉस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है,
ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी या इक्विटी को बताती है। इसके अंदर एसेट्स लाइबिलिटी एंड इक्विटी को इन्वॉल्व किया जाता है। इक्वेशन एसेट आपकी किस तरह से निकलेगी, एसेट किसकी इक्वल होती है, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी की इक्वल आपकी एसेट्स होती है, इसको याद रखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर आपका कैश का फ्लो किस तरह का है, इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, बिजनेस के अंदर कैश आया है, इन हुआ है या आउट हुआ है बिजनेस से, इसको ट्रैक करने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। इसके अंदर आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन तीनों को मिलाकर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, ये हेल्प करता है असेस करने में लिक्विडिटी को एंड कैश मैनेजमेंट को, क्योंकि लिक्विडिटी कैश में आगे कैश इनफ्लो की बात हो रही है, तो इनफ्लो कैश का मतलब आपका लिक्विडिटी से ही होता है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब कैसे स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी को चेंज करना, अब इक्विटी कैसे चेंज होगी, जब आपका ओनर जो है एक सर्टेन पीरियड के अंदर, ओवर द पीरियड के अंदर अपनी इक्विटी को, अपनी ओनरशिप को चेंज करता है, तो उसको बोलते हो चेंजेस इन इक्विटी। ओनरशिप को चेंज कर दिया आपके ओनर ने, तो उसको आपने बोल दिया चेंजेस इन इक्विटी। इसके अंदर इंक्लूड होता है नेट प्रॉफिट और लॉस, डिविडेंड पेड, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, रेवोल्यूशन और अदर एडजस्टमेंट, ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा बैलेंस शीट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो प्रोवाइड करवाती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है कंपनी की एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, जो शो करती है कंपनी के ओनर जो एसेट्स हैं विद इट ओज लाइबिलिटीज है या रेजिड्यूअल वैल्यू ऑफ बिलोंग टू द ओनर्स इक्विटी। मतलब कि क्या है, ये बेसिकली आपको बैलेंस शीट के अंदर ये याद रखना है कि ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर, जैसे मान लीजिए एक साल के अंदर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट्स ज़्यादा है या लाइबिलिटी आपको ज़्यादा पे करनी है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस शीट के अंदर बताई जाएंगी। बैलेंस शीट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का आपका, द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 3, आपको याद रखना पड़ेगा किस शेड्यूल के अंदर, 3 शेड्यूल के अंदर एंड पार्ट 1 के अंदर। कंपनी एक्ट 2013 में बैलेंस शीट को किस तरह से बताया गया है, तो इस तरह से बैलेंस शीट को बताया गया है जो 31 मार्च आपकी 2025 भी आप इसको ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो इसकी ये बैलेंस शीट है आपके पास। तो किस तरह से देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा बैलेंस शीट को किस तरह से बनाते हैं, कौन सी चीज किसके बाद कब आती है, तो इसका ये फॉर्मेट है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले ऊपर बैलेंस शीट एड कब से कब तक आप बना रहे हो वो लिखा जाएगा। उसके बाद आपके पास 3 कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम में आपका एक साइड पर्टिकुलर आएगा, एक साइड आपका शेड्यूल आएगा, फिर आपका अमाउंट आएगा। ठीक है, पहले आपका कैसा होता था, एक साइड एसेट्स लिखते थे, एक साइड लाइबिलिटी लिखते थे, फिर इस तरह से कॉलम्स बनते थे, इस तरह से इसको बनाते थे, लेकिन अभी जो है उसको एक ही साथ इस तरह से बनाया जाता है। अब इसमें पर्टिकुलर में सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद आएगा शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है कोई तो उसको लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस अगर कोई है तो उनको लिखा जाएगा अमाउंट में। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, उन लाइबिलिटीज को लिखा जाएगा जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, मतलब करंट नहीं है तो लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज हैं। किसके अंदर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इनको लिखा जाएगा अगर ये है। उसके बाद लिखा जाएगा करंट लाइबिलिटी को, पहले नॉन करंट आएगा फिर करंट आएगा, तो करंट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को इसके अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद टोटल किया जाएगा, यहाँ से आपका करंट लाइबिलिटी, यहाँ से आपका लाइबिलिटी पोर्शन जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद आएगा आपका एसेट्स, एसेट्स के अंदर क्या किया जाएगा, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को लिखा जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड एसेट आएगी, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपके पास कोई है वो लिखेंगे आप। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप लिखोगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर कुछ है तो वो सब आप लिखोगे। उसके बाद आएगा करंट एसेट्स, जिसके अंदर आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद इसका भी टोटल कर दिया जाएगा, फिर आपका यहाँ से एसेट्स और लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट बनाते हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप किस तरह से आप इसको बनाओगे, इसका स्नैपशॉट लीजिए या जो भी कीजिए आप उसको याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट भी देखते हैं, फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, किस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है। सो इसमें भी आपके पास 4 कॉलम्स आते हैं। फर्स्टली पर्टिकुलर आएगा, नोट नंबर आएगा, इसके बाद फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर, ये करंट पीरियड का आएगा, प्रीवियस पीरियड का आएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आएगा रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस, इसको लिखा जाएगा यहाँ पर एट द करंट ईयर में एंड आपके एंड ईयर में लिखा जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से कोई आपको रेवेन्यू हुआ है तो उसको लिखा जाएगा। उसके बाद अदर इनकम, उसके बाद पहला एंड दूसरा जो आपके पास है, पहला एंड दूसरा इन दोनों का टोटल किया जाएगा, जो लिखा जाएगा यहाँ पे, उसको लिखा जाएगा टोटल रेवेन्यू। उसके बाद नंबर 4 पर आपका आएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अगर आपने कोई किया है, परचेज किया है स्टॉक इन ट्रेड में, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड अगर कुछ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, इन सबको लिखा जाएगा एक्सपेंसेस के अंदर। उसके बाद आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके अंदर 3 में से 4 को लेस कर दिया जाएगा। 3 क्या है आपका, 1 एंड 2 का टोटल है, जो है आपका टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, इन दोनों का टोटल आपके पास क्या है, टोटल रेवेन्यू, जो है आपका नंबर 3। और नंबर 4 क्या है आपका, एक्सपेंसेस, जो भी इन सब का टोटल आपका आया है उसको 3 में से 4 को लेस कर देना है, फिर आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप 6 के अंदर टैक्स को ऐड करोगे, फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आएगा 5 में से आप 6 को लेस कर दोगे, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन जाएगा, ठीक है। सो इसको देखिए, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसी तरह से आपको जो है वहाँ पर आ सकता है, या कब कौन सी आइटम कब आती है, पहले कौन सा आता है, इसको मैचिंग का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको PDF जो है वो टेलीग्राम लिंक पर वहाँ पर सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप इसका देख सकते हो। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। 6 यूनिट्स मैंने करवा दी हैं, 6 यूनिट्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।